वो कौन सा मोमेंट था जिसमें आपको लगा कि नहीं यार अब मुझे गाना गाना शुरू करना चाहिए, क्योंकि जिक्र और हम लोग बात भी कर रहे हैं एज ए बिल्कुल। सिंगर। जी। मुंबई शहर के बारे में कहा जाता है कि बहुत भागता दौड़ता शहर। जी। उस भाग दौड़ में, उस चकाचौंध में, उस वो ठहराव कहाँ कैसे मिला? मैं हमेशा से एक सिंगर बनना चाहती थी। वकालत मेरी ज़िंदगी में काफ़ी टाइम बाद आया। अब मज़ा ज़्यादा म्यूजिक में आ रहा है या कानून की धुन छेड़ना? कोई ऐसा केस जो आपको लगता हो कि बहुत ही अजीब था, बहुत इंटरेस्टिंग था? नमस्कार, मैं हूं पीयूष पांडे और आप देख रहे हैं द किस्सा। द किस्सा में आज हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका परिचय देने से पहले मैं एक बात का जिक्र करना चाहता हूं, और वो ये कि जब हम कभी वकालत की बात करते हैं तो हमारे जहन में आता है धारा 302, धारा 307, धारा 376 और इस तरह की तमाम धाराएं जो वकील के बारे में एक परसेप्शन गढ़ती हैं कि वो अजीब अजीब मुकदमों में फंसे लोगों को बचाने के लिए जुटता है। और कई समझदार लोग ये भी कह गए हैं कि वकील के पचड़े में नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि वो उतना सेंसिटिव नहीं होता है कि ग्राहकों की जेब से कितना पैसा निकालना है कितना नहीं, उसको लेकर वो संवेदनशील नहीं होता है। लेकिन आज मेरे साथ जो शख्स है वो वकील भी है और बहुत सेंसिटिव भी, क्योंकि वो एक गायक भी है, एक सिंगर भी है, और ना केवल सिंगर है बल्कि वो एक्ट्रेस भी हैं, वो प्रोड्यूसर भी हैं, और भी कई कई आयाम हैं उनके काम के। तो सबसे पहले स्वागत है स्नेहा सिंह का। स्नेहा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्नेहा मेरी मित्र भी हैं, तो इतना सारा लंबा परिचय मैंने आपका दे दिया स्नेहा, लेकिन पहला सवाल मेरा आपसे ये किस्सा में, क्योंकि हम किस्सा जो चैनल है हमारा उसमें हम किस्से की शक्ल में बात करते हैं जी। तो आपने वकालत पढ़ी है और आपने विदेश में जाके डिग्री ली है वकालत की। आप बॉम्बे हाई कोर्ट में वकालत करती हैं, बड़े बड़े केस लड़ती हैं, मुझे मालूम है। लेकिन ये संगीत से आपका जुड़ाव कैसे हो गया, क्योंकि आपको हमने गाते हुए भी सुना है? जी। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल पीयूष जी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। इट्स एन ऑनर इंडीड। आपसे बात करके हमेशा कुछ सीखने को मिलता है। संगीत से नाता मेरा बचपन से ही था पीयूष जी। मैं हमेशा से एक सिंगर बनना चाहती थी। वकालत मेरी ज़िंदगी में काफ़ी टाइम बाद आया। जब मैंने स्कूल की पढ़ाई कर ली तब डिसाइड किया कि क्या करना है। घर वालों को था कि कुछ मीनिंगफुल करना है। गाने में एक हमेशा से एक रुझाव था, जैसे मैंने कहा। मेरे अंदर एक संगीत के लिए जो इंक्लिनेशन थी, मैंने कभी सीखा नहीं, बट आई थिंक इट्स अ वेरी डिवाइन थिंग। एक ब्लेसिंग होती है इन टर्म्स ऑफ म्यूज़िक, अगर आपको ऊपर वाला इस चीज़ से नवाजता है। मुझे ये एक ब्लेसिंग मिली, और मैंने कोविड के दौरान रियलाइज़ किया काफ़ी लेट मेरी ज़िंदगी में, बट दे से इट्स नेवर टू लेट, कि ये जो मुझे ब्लेसिंग दी है ऊपर वाले ने, उसका मैं आई एम नॉट एबल टू फुल्ली यूटिलाइज इट और चेरिश इट। सो कोविड के दौरान व्हेन द कोर्ट्स वर शट, और मैं एक 4 दीवारी में बंद थी, और मैंने अपने लिविंग रूम में बैठ के ऐसा सोचा कि इफ़ आई एम नॉट अ लॉयर व्हाट आई एम। क्योंकि सडनली अपने अस्तित्व में मुझे लगा कि मेरी और कोई आइडेंटिटी ही नहीं है, और मैं एक ऐसी इंसान हूँ पीयूष जी जो मुझे ना एक यू कांट पुट मी इन अ बॉक्स। मैं हमेशा कहती हूँ ये बात, क्योंकि मुझे सिर्फ आप स्नेहा कौन है या कौन थी, एक लॉयर थी या एक सिंगर थी या एक दायरे में मुझे आप नहीं रख सकते हो। आई कैन बी एवरीथिंग, आई कैन बी एवरीवेयर, बट येट यू कांट डिफाइन मी विथ वन आइडेंटिटी। तो ये जो ख्याल मुझे कोविड के टाइम आने लग गए कि मेरा अस्तित्व कुछ नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैंने वाइट बोर्ड निकाली और मैंने लिखना शुरू किया कि मुझे क्या क्या अभी तक ज़िंदगी में करना था जो मैं नहीं कर पाई। तो मैंने बचपन के सारे शौक़ और जितने भी मेरे मैनिफेस्टेशंस होंगे या कुछ एक अधूरे लिटिल बिट ऑल्सो, अगर मेरे जहन में कभी कुछ आया होगा, यार मुझे ना ये हाइड्रोफोबिया निकालना है फॉर इंस्टेंस,
वो सब मैंने लिख दिया। और यकीन मानिएगा आज मतलब कोविड के टाइम से अभी तक मेरे ऑलमोस्ट सारे लिस्ट ख़त्म हो चुके हैं। मैंने जितना भी कुछ लिखा था नोइंगली अननोइंगली भी बहुत सारी चीज़ें मैं मैनिफेस्टेशंस और यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। मुझे लगता है कि मेरी पूरी लाइफ एक मैनिफेस्टेशन है। मेरे जितने सपने थे सबकॉन्शियसली भी मैं कुछ कई बार कोई सोच लेता है कि यार मुझे काश मैं ये कर पाती, या वो कहीं रह जाता है सबकॉन्शियस माइंड में। वो मेरे सारे सपने पूरे हुए और मेरे ख्वाब इतने हैं कि मुझे लगता है कि ज़िंदगी कम पड़ जाएगी। बहुत अच्छी बात है कि आपके ख्वाब पूरे हुए और आपने अब वो चल भी रहा है। लेकिन जो मैं किस्सा सुनना चाहता हूँ तो वो कोविड के दौरान जब आपने सारे अपने ख्वाब लिख लिए कि क्या क्या करना रह गया था या क्या क्या करना है, तो वो कौन सा मोमेंट था जिसमें आपको लगा कि नहीं यार मुझे गाना शुरू करना चाहिए और इस तरह से फिर प्रोफेशनल जर्नी पर निकलना है? एक होता है गाने का शौक, बहुत सारे लोगों को होता है और वो गाते भी हैं, और कुछ आजकल तो इतने प्लेटफॉर्म्स हैं कि आप गाना बनाकर यूट्यूब पे डाल सकते हैं, स्पॉटिफाई पे डाल सकते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। लेकिन आपने अपनी एक प्रोफेशनल जर्नी भी शुरू कर दी गानों के साथ, तो वो कौन सा मोमेंट था? वो क्या कोई किस्सा था, उसके पीछे किसी ने कुछ कहा, कुछ लगा अंदर से, क्या हुआ? बिल्कुल शुरुआत तो मैंने एज अ शौकिया तौर पे ही किया था। मैंने एक यूट्यूब में, जैसे कहा आपने, मैंने एक यूट्यूब में वीडियो अपलोड किया कोविड के दौरान ही। मैंने एक कवर सॉन्ग गाया और मैंने अपलोड किया एंड सोशल मीडिया पे, और मुझे बहुत सारे अप्रिसिएशन और इनफैक्ट बहुत सारे मेरे स्कूल के फ्रेंड्स, टीचर्स एंड एवरीवन, माय कॉलीग्स, एवरीवन स्टार्टेड सेइंग दैट व्हाई डोंट यू सिंग मोर। And I think that was the moment when I kind of, realized कि हाँ, I can sing. I mean, if without learning, if I have this thing, तो why not? तो तब मैंने शुरुआत किया। और मैं एक लिरिसिस्ट है कुमार करके, इज़ क्वाइट फेमस इन द इंडस्ट्री। मैं उनके पास गई और मैंने कहा कि आप मेरे लिए कुछ गहरा लिख दीजिए। तो कहते हाँ, आपको देख के लगता है आप गहरे इंसान हो, तो वक्त लगेगा लेकिन मैं आपके लिए लिखूंगा। दैट्स नाइस ऑफ हिम। सो ही रोट अ सॉन्ग फॉर मी, जो फिर हमने जी म्यूज़िक में किया। जी म्यूज़िक पर गाना आया था लिहाज। हाँ जी। तो अब जब बात लिहाज की और पहले गाने की हो रही है तो 2 लाइन तो कम से कम गुनगुनानी ही चाहिए। मुझे मालूम है कि यहाँ पे वो सारा ऑर्केस्ट्रा नहीं है जो एक गायक की आवाज़ को और शानदार बना देता है, लेकिन क्योंकि जिक्र और हम लोग बात भी कर रहे हैं एज ए सिंगर, जी, तो जी। 2 लाइन तो बिल्कुल। सो तूने लखवारी दिल मेरा तोड़ा, थोड़ा ता लिहाज कर ले, एक दिल तूने 100 जगह जोड़ा, थोड़ा ता लिहाज कर ले। यही तो लिहाज नहीं कर रहे लोग। मतलब यही है कि आपने 2 लाइन बोला तो 2 लाइन ही गाई है। लेकिन खैर, अब मैं और भी आगे आपसे गवाने का आग्रह करूंगा, लेकिन मुंबई शहर के बारे में कहा जाता है कि बहुत भागता दौड़ता शहर। जी। आप इस प्रोफेशन में थी, आप मतलब जिस लॉ और हाई कोर्ट, वो एक रूखा प्रोफेशन कहा जाता है, मतलब जो बाहर से हम लोग देखते हैं, उसके बीच से निकलते हुए मुंबई की चकाचौंध भाग दौड़ में संगीत एक ठहराव की डिमांड करता है। गायन हो या उससे जुड़े हुई जो भी प्रक्रिया है, जो भी बातें हैं, वो ठहराव की डिमांड करती हैं। तो वो ठहराव आपको मुंबई शहर में कैसे नसीब हुआ और कैसे आपको लगा कि नहीं, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग भी नहीं थी, आप कोई सिंगर नहीं है कि आप बहुत बचपन से सीख रही थी, ऐसा भी नहीं है। अचानक कोविड में आपको लगा, तो वो लगना तो ठीक है जी। लेकिन उस भाग दौड़ में, उस चकाचौंध में, वो ठहराव कहाँ कैसे मिला? जी, जैसे कि मैंने कहा कि मैं सिंगर हमेशा बनना चाहती थी, बट देन आई रियलाइज्ड कि वो ऐसे अधूरे ख्वाहिशें रख के अगर हम ज़िंदगी में कई बार ऐसे सोचते हैं कि काश ये भी होती, तो मैंने सोचा कि अब इट्स लाइक अ ब्लेसिंग कि मैं लॉयर हूँ पेशे से, वकील, फुल टाइम वकालत लिटिगेशन में हूँ, लेकिन अगर मैं उसके साथ साथ अपने शौक़ पूरे करते हुए अपनी ज़िंदगी, जो ठहराव जैसे आपने कहा, वो भी रख सकती हूँ। बिकॉज राइटली सेड, जो मैं वकालत में हूँ और वो हार्डकोर क्रिमिनल प्रैक्टिस में हूँ, दैट टू।
तो मतलब आप दिन रात आप जब लोगों से बात करते हो तो या तो वो पेन में होते हैं या ट्रॉमा में होते हैं या कोई दुख दर्द, और नोबडी कम्स विद अ हैप्पी वाइब टू यू, राइट? कोई आपको आपके पास तभी आएगा जब वो परेशानी में होगा, और हार्डकोर क्रिमिनल्स भी आते हैं तो बहुत रूखा, जैसे आपने कहा, बहुत डल, बहुत लाइफलेस, लिटरल ब्लैक एंड वाइट प्रोफेशन। तो वो लिटरल ब्लैक एंड वाइट में एक इनफैक्ट ऐसा हो गया था मेरी ज़िंदगी में पीयूष जी कि मैं सपनों में भी, अगर मैं सपने भी देख रही हूँ तो मैं सपने में भी सिर्फ केसेस ही देख रही हूँ और वो क्रिमिनल्स को ही देख रही हूँ, बिकॉज यू नो पूरे टाइम इट इज़ टैक्सिंग, इट इज़ ड्रेनिंग। तो आप इतने रिविजिट करते हो कहानियाँ उनकी कि आप लूप होल्स ढूंढ रहे हो, आपको याद रखने पड़े डेट्स की 1986 में ऐसा हुआ था या 1998 में उसने रोड क्रॉस किया था और इंजरी कहाँ हुई थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट एंड सो मेनी थिंग्स। तो यू नो ये डल लाइफलेस पूरे ज़िंदगी में म्यूज़िक है मेरे लिए वो डिवाइन, वो ब्लेसिंग जो आप मेरे ज़िंदगी में ठहराव और मैं लेके जो आए। सवाल कर रहा था कि बॉम्बे आपके अंदर से जो सेंसिटिविटी होती है, जो संवेदनशीलता होती है, जी। उसे खींच लेता है, क्योंकि वहाँ एक आगे बढ़ने की एक अजब किस्म की मारामारी चल रही है कि आपको बस रेस में निकल जाना है आगे। और संगीत बिल्कुल अलग है। संगीत को हम कहते हैं ना कि साधना है, जी। वो ईश्वर से आपके जुड़ाव का एक जरिया है। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं मानती हूँ। संवेदनशील तो अगर आप स्पेशली अगर आप इस प्रोफ़ेशन में हो तो आप नहीं रहते हो, ग्रेजुअली थोड़े थिक स्किन बन जाते हो आप। बट वो मेरे साथ नहीं हुआ शायद क्योंकि मेरे अंदर एक आर्टिस्ट भी है और आई एम एज़ इट इज़ जनरली आई एम ऑल्सो वेरी यू नो सेंसिटिव पर्सन। बट हाँ, एक यू नो वो मास्क पहन पहन के आपको आदत हो जाती है। तो जब मैं कोर्ट जाती हूँ तो मैं हमेशा कहती हूँ, जैसे मैं कोर्ट के रास्ते में जाती हूँ तो मैं 10 मास्क पहनते जाती हूँ, वन आफ्टर अनदर, और जब मैं कोर्ट से निकलती हूँ तो मैं एक 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 करके मास्क उतारती हूँ, क्योंकि जो मैं डीप डाउन जो मेरी कोर है वो एक बहुत सेंसिटिव ह्यूमन, एक इमोशनल, एक आर्टिस्ट की है। तो यानी आपसे रात में 8-9 बजे के आसपास मिला जाए। जी बम्बई में बिल्कुल। रात में 8-9 बजे जी, आप सारे मास्क बिल्कुल, बिल्कुल, तब मेरे सारे मास्क उतर गए होते हैं। तो बॉम्बे की जैसे हाँ आपने जी, बात की, जी, सॉरी जी। वो बॉम्बे की बात रह गई। सो जैसे ये प्रोफ़ेशन आपको थिक स्किन बनाता है, बॉम्बे भी बनाता है, आई एग्री। मैं ओरिजिनली बॉम्बे से नहीं हूँ, बट मुझे 20-22 साल हो गए बॉम्बे में अब अकेले, तो परिवार से दूर हूँ। और बॉम्बे आपके सारे सपनों को पूरा करता है। मुझे ऐसा लगता है बॉम्बे इज़ समथिंग, यू नो, बॉम्बे जस्ट गिव्स यू एवरीथिंग बट टेक्स अवे एवरीथिंग फ्रॉम यू एज़ वेल। मैं ये अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। आई एम श्योर सबके अपने 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 एक्सपीरियंस है बॉम्बे को लेकर, बट बॉम्बे से मुझे प्यार बहुत है। अब मैं कहीं और नहीं जा सकती। बॉम्बे ने मुझे इस तरीके से एम्ब्रेस किया, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस। यू नो, इट जस्ट एम्ब्रेसेस यू सो वार्मली दैट यू डोंट वांट टू गो एनीवेयर। बट एक यू नो वो रेस में ना, आप जैसे जैसे वो सक्सेस की तरफ सीढ़ियों को चढ़ते हो, एक 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 चीज़ें पहले खोते हो। तो मैंने बहुत कुछ खोया है यहाँ पहुँचने में। बट यू नो इवेंचुअली आपको लोग यही देखते हैं कि हाँ, सो एंड सो पर्सन ने ये अचीव कर लिया, या सो एंड सो ने ये अवार्ड्स हासिल कर लिए, या जो भी सक्सेस के पैरामीटर्स हैं लोगों के। बट वो कोई उसके पीछे के रास्ते को नहीं देखता कि वो उस इंसान ने क्या क्या खोया है। तो बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। बट एट द सेम टाइम बॉम्बे, लाइक आई सेड, बहुत कुछ लेता है आपसे, बहुत टेस्ट करता है आपको। ये और ये बॉम्बे ने जो लिया है, इसलिए जो आपके जो भी 3-4 गाने मैंने सुने हैं कम से कम, तो उसमें एक किस्म का दर्द है। जी तो बिल्कुल। क्या इसके पीछे की वजह यही है, या इसके ये कोई सोची समझी रणनीति है, स्ट्रेटजी है कि नहीं मेरी आवाज़ पर ये सूट करते हैं, या क्या? नहीं, कोई सोची समझी रणनीति नहीं है। दर्द तो परमानेंट है। दर्द इज़ समथिंग, थोड़ी मैं स्पिरिचुअल और वैसे भी हूँ, फिलोसफिकल हूँ। मुझे लगता है कि दर्द इज़ समथिंग दैट इज़ परमानेंट। खुशियाँ कभी कभी आपकी ज़िंदगी में आती है।
तो अब दर्द मैं से रिश्ता मेरा बहुत गहरा है और मुझे बहुत पसंद है दर्द गाने गाने। दर्द से रिश्ते पे कभी और बात होगी, क्योंकि आज वो एक अलग चैप्टर है। कुछ दर्द का आभास मुझे भी है, लेकिन ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ। आपने ट्रेनिंग नहीं ली संगीत की, म्यूज़िक की, कोई एक औपचारिक शिक्षा जिसे कहते हैं वो नहीं है, लेकिन आप अब प्रोफेशनल, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्रोफेशनल जर्नी पर आप निकल चुकी हैं, तो ये डर नहीं लगता? हालांकि कहने को किशोर कुमार ने भी नहीं ली थी संगीत की शिक्षा, और Correct. बहुत सारे ऐसे गायक हैं जिन्होंने एकदम फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है म्यूज़िक की, बावजूद इसके वो बहुत अच्छा उनको संगीत की समझ है और गाते हैं। लेकिन आपको इस दौर में, जब इतने सारे म्यूजिशियन, इतने सारे सिंगर हैं, और आजकल तो रियलिटी शोज़ हैं जहाँ पर इतने ट्रेंड सिंगर दिखाई देते हैं, तो उस बीच में आप जब जाती हैं म्यूज़िक के लिए, म्यूज़िक में करियर थोड़ा बहुत जो भी आप सोचती हैं, जी। तो उसमें आपको डर नहीं लगता कि यार मैं कहाँ ठहरती हूँ, या आपको लगता है कि क्या फ़र्क पड़ता है? मतलब क्या एटीट्यूड है वो? बिल्कुल डर तो बिल्कुल नहीं लगता। मे बी शायद वो एक फ़ियरलेस काइंड ऑफ एटीट्यूड मेरा रहा भी है। बट म्यूज़िशियंस के जहाँ तक बात हुई, उनके पास तो एक घर लगता है, डर नहीं लगता। बड़ा राइमिंग सा चीज़ है, बट क्योंकि आई एम कमिंग बैक टू होम, आई एम कमिंग बैक टू लाइफ़। एक मैं बिल्कुल ही ब्लैक एंड वाइट में हूँ, और मैं जिस तरह, जैसे मैं कलर लाइफ में आ रही हूँ, तो वो कलर तो इट जस्ट गिव्स यू हैप्पीनेस। सो और जितने म्यूजिशियंस हैं, आर्टिस्ट हैं, वो लोग बाय चांस मेरे अब सारे दोस्त बन गए, या तो क्लाइंट है या दोनों है। तो ये भी एक मैनिफेस्टेशन ही है। जब मैं कॉलेज में हुआ करती थी, तो मैं बहुत सारे ऐसे बैंड आते थे तब परफॉर्म करने, जब मैं क्राउड में सबसे लाउडेस्ट चीयर कर रही होती थी कि अरे ये आर्टिस्ट हैं, और काश मैं इनसे मिल पाऊँ। आज वो मेरे साथ हैं, आज वो मेरे दोस्त हैं, आज वो मेरे क्लाइंट्स हैं, और मैंने इस चीज़ को कभी चाहा नहीं कि ये ऐसा हो जाए। बट अगेन ये तो जो ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर क्लाइंट है, कहीं वो डर के तो नहीं कहते हैं कि यार इसको दो मौका, वरना ये केस हरवा देंगे? नहीं नहीं, इनफैक्ट मेरे बिल्कुल, उनको भी पता है कि मेरे बिल्कुल दो रूप हैं। तो जब हम जैम कर रहे होते, तो वो स्ट्रिक्टली नो लीगल डिस्कशंस आर अलाउड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। लीगल डिस्कशन के लिए बाद में प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेना, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट इट, क्योंकि इट्स अ सीरियस मैटर, बिल्कुल ठीक क्वाइट बात। सीरियस थिंग। तो अब लीगल फील्ड से जुड़ा हुआ मेरा जो सवाल कह लीजिए, या जो मैं किस्सा सुनना चाहता हूँ, उससे पहले, क्योंकि कई सारे गाने आपके आ गए हैं जिसका जो हम स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं, तो किसी और का मुखड़ा, अंतरा जो आपको बहुत पसंद हो? अभी मुझे एक पुराना सॉन्ग याद आ रहा है, दैट इज़ नॉट माइन। मेरे कुछ 3 ओरिजिनल्स रेडी है अभी, 2-3 महीने में आई विल रिलीज़ इट। बट मुझे एक पुराना सॉन्ग याद आ रहा है, इफ़ आई कैन सिंग दैट। ये भी मेरे दिल के बेहद करीब है। मुझे तुम नज़र से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे, मुझे तुम नज़र से। वाह, थैंक यू। बहुत बढ़िया। लेकिन अब अगला सवाल या जो किस्सा मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, वो वकालत से जुड़ा हुआ, वो जो आप प्रैक्टिस करती हैं बॉम्बे हाई कोर्ट में, वो सीरियस बिजनेस है, लेकिन मैं कुछ इंटरेस्टिंग जानना चाहता हूँ। इंटरेस्टिंग ये कि आपने बहुत सारे केस लड़े हैं, कुछ केसेस पे मेरी बात भी हुई है आपसे पहले भी। तो कोई ऐसा केस जो आपको लगता हो कि बहुत ही अजीब था, बहुत इंटरेस्टिंग था, ऐसा कोई किस्सा आपको याद आ रहा है क्या? क्योंकि हम लोग बहुत उसको अलग तरह से देखते हैं, जो पूरा लॉ के केसेस आते हैं, ऐसा लगता है कि बिल्कुल उसको समझने के लिए एक अलग तरह की समझ तो चाहिए ही, लेकिन हम उसको जो बाहर से देखते हैं तो हम उसको बहुत ही रूखे तरह से देखते हैं, लेकिन जब जो आदमी उसमें घुसा हुआ है वो किस तरह से देखता है? और कोई आपको इंटरेस्टिंग किस्सा याद आ रहा है क्या? करेक्ट, ऐसे तो बहुत सारे केसेस हैं। अभी जो इंस्टेंटली मुझे याद आ रहा है, एक 306 का केस था, आईपीसी, अबेटमेंट टू सुसाइड। वो जो मेरे क्लाइंट थे,
अपने वाइफ के साथ ट्रेन में जा रहे थे और उन लोगों की कुछ लड़ाई हुई, और लड़ाई में द वाइफ जम्प्ड ऑफ द ट्रेन, एंड द मोमेंट शी जम्प्ड ऑफ द ट्रेन उनकी ऑन द स्पॉट अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई। तो इसमें हुआ क्या कि जितने भी रिलेटिव्स हैं लड़की के, फैमिली मेम्बर्स और सब हैं, उन लोगों ने मर्डर के चार्जेस लगा दिए, अबेटमेंट टू सुसाइड के चार्जेस, मतलब पहले 306 था, उसके बाद वो लोग ने कन्वर्ट करने के लिए 302 के लिए भी एप्लीकेशन लगाई थी। सो ऑल दैट व्हेन इट हैपेंड, दिस क्लाइंट वाज इन टोटली अ लॉट ऑफ, मतलब उनके मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो गया था, क्योंकि नई नई शादी हुई थी, एक छोटी सी लड़ाई में आपने वाइफ को भी खो दिया था, और ऑफिस के जो एक सर्कल में, आपके फ्रेंड्स के सर्कल में आप ऑलरेडी एक गुनाहगार थे। तो वो जो प्रेशर होता है ना कई बार जब आप अक्यूज़ नहीं होते हो, और मैं उस पर आऊँगी अभी बताने के लिए कि हाउ ही वॉज नॉट एन एक्यूज। ऑफ कोर्स देर आर, मतलब ये इट स्टिल एग्जिस्ट, जो क्राइम होते हैं तो एवरी डे पे होते हैं, बट बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं ना पीयूष जी, जहाँ आपने सच में कुछ किया नहीं होता है और आप बिल्कुल इनोसेंट होते हो, लेकिन आपको ऑलरेडी लोगों ने उस पैरामीटर में डाल दिया है कि अच्छा आप एक आप कटघरे में हो और यू आर ऑलरेडी एन एक्यूज्ड। सो फैमिली के नज़र में, रिलेटिव्स के, एंड ही वॉज अबाउट टू कमिट अ सुसाइड, जब उनके फादर ने मुझे कॉल किया और कहा कि हम अपनी सब ज़मीनें बेच देंगे, घर बेच देंगे, सब कुछ कर देंगे, आप बस मेरे बेटे को बचा दो, ही इज़ द ओनली सन ऑफ आवर फैमिली। एंड तब तक पुलिस अरेस्ट करके उनको लेके गई थी। फिर जब मैं अपॉइंट हुई उनके, देन उनकी बेल हुई, एंड देन मैंने जबलपुर हाई कोर्ट में क्वॉशिंग ऑफ चार्जशीट फाइल किया था। तो उस क्वॉशिंग में, मतलब कि that was a very difficult case, I would say one of the difficult cases I've handled so far. Okay. क्योंकि यूजुअली क्वॉशिंग हाई कोर्ट से नहीं होती है, दे ऑलवेज से कि आप ट्रायल जाके फेस करो, वहाँ आपकी एक्विटल होगी या आपकी कन्विक्शन होगी, वहाँ देखेंगे। सो मैं बॉम्बे से आई यूज़ टू ट्रैवल टू जबलपुर। काफ़ी 5-6 हियरिंग्स के बाद जब छठे दिन भी मेरी सुनवाई नहीं हुई, तो मैंने जज को कहा कि मैं बॉम्बे से आती हूँ और मुझे ये केस आज ही फिनिश करना है, आई वांट टू डू द फाइनल आर्ग्यूमेंट्स। तो जो सामने वाले वकील थे, वो सीनियर वकील आए थे, तो उन्होंने कहा कि आप डेट लेने आए हो। तो शायद क्योंकि मैं दिखने में भी थोड़ी सी यंग हूँ और पता नहीं उनको ये नहीं लगा होगा कि 15-16 साल का एक्सपीरियंस होगा इनका, उस टाइम उनको नहीं समझा। तो मैंने कहा नहीं, मैं आज आर्ग्यू कर दूँगी। तो फिर भी उन्होंने बहुत मुझे लाइटली वे में लिया कि ठीक है चलो आर्ग्यू कर देंगे। सो द मोमेंट आई स्टार्टेड आर्ग्यूइंग, मैंने जज साहब को कहा कि आई एम गुड फॉर द डे, मतलब आप बाकी बोर्ड डिस्चार्ज कर दीजिए, आप और किसी की आज सुनवाई मत कीजिए, क्योंकि मैं पूरे दिन, जितने दिन आपके घंटे हैं, मैं उतने टाइम तक आर्ग्यू करूँगी। उन्होंने बोर्ड डिस्चार्ज कर दिया, और जब मैंने आर्ग्यूमेंट स्टार्ट किया, 15 मिनट के बाद ये जो सीनियर वकील थे उन्होंने कहा कि एडजर्न करते हैं मैटर, क्योंकि मेरे पास केस फाइल नहीं है। तो मैंने कहा कि आपने तो कहा था कि केस आज, और आई हैड मेंशन इट। तो कहते नहीं, मेरे पास चार्जशीट की कॉपी नहीं है। मैंने बोला नेवरदलेस आई हैव 1 कॉपी एक्स्ट्रा, तो आप चार्जशीट की कॉपी आप ले लीजिए। वैसे आप लोगों ने ही फाइल किया है तो आपको पता होगा, प्रोसिक्यूशन के पास तो चार्जशीट की कॉपी होनी चाहिए। बट वो दिया फिर चार्जशीट में, और बहुत चैलेंजिंग था ये केस, क्योंकि जितने स्टेटमेंट्स थे वो सब मेरे क्लाइंट के अगेंस्ट में थे, क्योंकि विटनेसेस थे, वो पैसेंजर्स थे ट्रेन के, वो कूद गई तो वो सबने देखा होगा। करेक्ट। तो सब ने इस तरीके की बातें की कि हाँ दोनों में लड़ाई हो रही थी, वो उसने ये कपड़ा पहना था और दोनों ऐसा, वो बार बार डोर के पास जा रही थी। सो ये स्टेटमेंट सारे एक जैसे थे सबके। अब इसमें ये भी था कि माँ बाप के भी स्टेटमेंट, अनफॉर्चुनेटली डिसीज्ड के माँ बाप के भी स्टेटमेंट मेरे अगेंस्ट थे, क्योंकि पहले 1 साल पहले जब ये इंसिडेंट हुआ था, तो उस वक्त तो जब पोस्टमार्टम हुई सब कुछ, तब उन्होंने कोई एतराज़ नहीं था उनको। बट 1 साल के बाद इट वाज एन आफ्टर थॉट, किसी ने कहा होगा कि हाँ आपने कुछ केस भी नहीं किया, कई बार कुछ लोग सजेस्ट भी कर देते हैं, तब जाके उन्होंने FIR कराया था। तो देयर वाज अ डिले इन रजिस्टरिंग एन FIR 1 साल के। सो उनके स्टेटमेंट भी अगेंस्ट थे। तो मैंने जब स्टेटमेंट पढ़ा
क्योंकि ये मेरे अगेंस्ट थे एंड सामने वाले ने पॉइंट आउट भी किया कि ये स्टेटमेंट देखा जाए, वो वर्ड टू वर्ड सेम थे, सिमिलर भी नहीं। ओके। तो मैंने देखा फादर ने ये कहा है, फिर मैंने देखा मदर ने ये कहा है, और मैंने पूरा पढ़ा। लिखवाए गए पढ़ते ही मैंने जी थे। हाँ, एक चीज़ रियलाइज़ किया, और मैंने जो जज साहब को पॉइंट आउट किया कि एक इमोशन ऑफ अ फादर और एक इमोशन ऑफ अ मदर हमेशा दो होते हैं। हाँ, अगर माँ का दुख है, अनफॉर्चुनेट, मैं बिल्कुल उसमें संवेदनशीलता के साथ कह रही हूँ, अगर माँ का दुख है तो बेटी को खोने का वो अलग तरीके से लिखेगी और एक बाप अलग तरीके से। वो स्टेटमेंट क्या एक प्री प्लान स्टेटमेंट है, या किसी ने माइंड में दिया है कि आपको, या आप लॉयर ने सजेस्ट किया, किसी ने तो किया है जो ये स्टेटमेंट पुलिस को जो है वर्ड टू वर्ड सेम है। सो दैट वाज वन पॉइंट दैट सो ऐसे ऐसे कई चीज़ें आई, स्टेटमेंट्स। देन कई बार कुछ ऐसे जजमेंट्स भी आए जिसमें हस्बैंड ने कहा है वाइफ को गो डाई, जाओ जाके मर जाओ, तभी भी वो अबेटमेंट टू सुसाइड नहीं था, जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। सो ऐसे काफ़ी सारे मैंने जजमेंट्स भी पॉइंट आउट किए एंड आई वन दैट केस। अब वो वन ऑफ द लैंडमार्क जजमेंट्स है, पीपल रेफर दैट। वाह वाह वाह, लेकिन ये गंभीर चर्चा हो जाएगी क्योंकि अगर जी इसमें जी गए जी तो बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आखिरी सवाल ये है कि आपको अब, चूंकि पिछले 5 साल से आप म्यूजिक में हैं, तो अब मज़ा ज़्यादा म्यूजिक में आ रहा है या कानून की धुन छेड़ने में? अब मैं शायद दोनों ना छोड़ूं, मतलब मज़ा तो अगेन एक किक तो दोनों में है, इफ़ आई मे से इनफॉर्मली अगर मैं बात कर सकती हूँ, क्योंकि जब आप किसी को जीत हासिल होती है, किसी के लिए आप कुछ कर पाते हो, और वो जो अब आप आँखों में देख पाते हो वो खुशी, और किसी के 10 साल बचा पा रहे हो आप, जो इनोसेंट लोग हैं उन लोगों के लिए अगर आप कुछ कर पाते हो, तो देन इट इज़ अनदर फॉर्म ऑफ अ किक, ठीक बात। एक कंटेनमेंट है। और अगर आप म्यूज़िक में कर रहे हो तो वो शायद वो मैं अपनी पर्सनल जर्नी के लिए कर रही हूँ, दैट गिव्स मी हैप्पीनेस। अब क्या नया आने वाला है, और अगर आपको कुछ जो नए आने वाले गाने हैं उनकी कुछ बोल याद हो, तो मैं चाहूँगा कि इसको, इंटरव्यू को, इस बातचीत को हम उस बोल के साथ ख़त्म करें। बिल्कुल, मेरे 3 ओरिजिनल्स आने वाले, और मैं 1-2 लाइन गुनगुना देती हूँ। तू नहीं जानता है क्या है तुझसे कहना, हो चाहे दुनिया कोई बन के तेरा रहना। तू नहीं जानता है क्या है तुझसे कहना, हो चाहे दुनिया कोई बन के तेरा रहना। मैं ज़्यादा नहीं कर पाऊंगी क्योंकि कॉपीराइट इश्यूज भी है। नहीं, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आने वाले गानों के लिए, और हम Thank चाहेंगे you. कि आप इसी तरह से और गाने गाते रहें, और जो आपने कहा कि जो वकालत है वो भी आपकी जारी रहे, और आप इसी तरह बड़े बड़े केस लड़ती रहें, तो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। द किस्सा में किसी दिन हम आपसे वकालत पर, आपसे लॉ के बारे में, क्योंकि बहुत तरह के अलग अलग केसेस होते हैं, बहुत तरह की उलझनें होती हैं, मुझे लगता है वो लोगों को जाननी चाहिए, और वो लोगों को हम बताने की कोशिश करेंगे। तो अगली मुलाकात में हम उन केसेस के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल। आपने द किस्सा से बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच पीयूष जी, इट्स एन ऑनर। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू।